ये थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। पेयर्स दिए गए हैं, अगर आप संगीत, क्योंकि पेपर्स के लिए आपको पीछे जाना होगा। जितने भी संगीतकार हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो बजाते हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जितने भी पीछे भारत रत्न जी किन किन को मिल चुका है, परमवीर चक्र किन किन, जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं उनको जरूर देखिएगा। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में जरूर जानिएगा। जैसे पूछा है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, गलत कौन सा पेयर है, तो पहले तो ये देखते हैं नीचे से। बिस्मिल्लाह खान साहब, विश्व प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान साहब, इनके बारे में तो गलत हो नहीं सकता, शहनाई बजाते थे। भारत रत्न मिल चुका है जिनको, उनके बारे में तो आप कैसे भूलोगे। बिस्मिल्लाह खान साहब को 1961 के अंदर मिला था पद्मश्री, 1968 में मिला था पद्म भूषण और 1980 में मिला था पद्म विभूषण, और आखिरी में जाकर भारत रत्न मिला था इनको 2001 में। भारत रत्न दिया गया था 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को, और ये बजाते थे शहनाई। तो ये तो गलती से मत भूल जाना, क्योंकि भारत रत्न मिला इनको। अगर उस्ताद विलायत खान साहब की बात करें तो हाँ ठीक है, उनको सितार दिए, वो सितार बजाते थे विलायत खान साहब। पंडित राम नारायण साहब की बात करें तो ये भी ठीक है, ये सारंगी बजाते थे, और ये सबके सब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया की आज़ादी से पहले पैदा हुए थे सारे के सारे। तो अगर ये तीनों ठीक हैं तो गलत तो एक ही हुआ। के वैद्यनाथन साहब, के वैद्यनाथन सितार नहीं बजाते थे, ये बजाते थे वायलिन, वायलिनिस्ट थे, ये वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाते थे के वैद्यनाथन साहब। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिनके अंदर आपको पर्सनैलिटीज़ को पता होना चाहिए। कौन सी पर्सनैलिटी, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं किसी भी फील्ड की, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। किसी स्पोर्ट्स की हो, फिल्म इंडस्ट्री की हो, म्यूजिक इंडस्ट्री की हो, या फिर मिलिट्री से रिलेटेड हो, उनके बारे में ज़रूर जानिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर ABP PMJY सेहत स्कीम। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है देश के अंदर, या पहला डिस्ट्रिक्ट है देश के अंदर जिसने इस स्कीम के अंदर 100% टारगेट अचीव कर लिया। तो पहले ये स्कीम देख लेते हैं, ये स्कीम क्या है। स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर एक और स्कीम आई है सेहत स्कीम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर है सेहत स्कीम। सेहत मतलब सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये वाली जो स्कीम है, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख रुपए हर फैमिली को हर साल के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए जाएंगे, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सांभा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने 100% हाउस होल्ड कवर कर लिए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेहत स्कीम के अंडर 100%। ये करंट का सवाल था, तो करंट में जो भी आ रहा है सब देखते चलिए। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम क्या है। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीम है, लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिसके अंदर करीबन 10 करोड़ फैमिलीज, 10 करोड़ लोग नहीं, 10 करोड़ फैमिलीज कवर की जाएंगी। फैमिलीज करीबन 50 करोड़ लोग कवर किए जाएंगे, और इसके अंदर एक पैसा नहीं देना है किसी को। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा
5 लाख तक हर साल, हर फैमिली को हर साल के लिए 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए, सेकेंडरी और टर्सरी मतलब जिसके अंदर आपको थोड़ी बड़ी बीमारी हो गई हो, एडमिट होना पड़ रहा हो, इन सब के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप जाइए, आप आयुष्मान भारत की इसकी वेब पेज पर जाइए, ऑनलाइन देखिए, आप रजिस्टर्ड हो, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाओगे। अगर आप क्राइटेरिया के अंदर हो तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। आप जाकर चेक कर सकते हो उसकी वेबसाइट पर कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। और जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स जो सरकारी अस्पताल है वो, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने दे रखी है परमिशन कि आप भी ले सकते हो ये स्कीम, तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हो। 5 लाख तक का आप कोई भी, आपकी फैमिली में 5 लाख तक कोई भी 5 लाख तक इंश्योरेंस ले सकता है, मेडिक्लेम करवा सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये वाली। तो आंसर क्या है ये सवाल का? सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 100% कवर कर लिया है, हर बंदा कवर हो चुका है उसके अंदर। अगला सवाल है कि सेंसस से रिलेटेड है ये सवाल कि कितने सालों में भारत के अंदर सेंसस करवाया जाता है। सबसे कॉमन सवाल है, सबसे इजी सवाल है, पिछले साल पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये पता रहता है कि हर 10 साल में ये कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में सेंसस। और कंडक्ट कौन करता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर, वो कंडक्ट कराता है हर 10 साल में सेंसस इंडिया के अंदर। अगर सेंसस की हिस्ट्री देखें तो पहला सेंसस भारत में करवाया गया था प्री इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, वो कराया गया था 1872 में। 1872 में उस टाइम पे लॉर्ड मायो हुआ करते थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड मायो हुआ करते थे वाइसरॉय। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, उसके अंदर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो पद था वो चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो मायो जो थे वाइसरॉय थे उस टाइम पर। तो 1872 के अंदर पहला सेंसस आया था, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। कंप्लीट सेंसस भारत में पहला आया 1881 में। उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन थे उस टाइम पर वाइसरॉय। तो पहला सेंसस 1881 में आया था। उसके बाद हर 10 साल में भारत के अंदर सेंसस होने लगे। आज़ादी के बाद पहला सेंसस किया गया 1951 में, और अब तक 8 बार सेंसस हो चुका है आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले 8 बार हो चुका है और आज़ादी के बाद 8 बार हो चुका है। तो टोटल अब तक भारत में 16 बार सेंसस हो चुके हैं। जो रीसेंट सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। 2021 में अगला सेंसस होना था, लेकिन कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब तक 16 हो चुके हैं और रीसेंट है 2011 का। 2021 में कोई सेंसस नहीं किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, हर 10 साल में सेंसस कराया जाता है और सेंसस करने वाली बॉडी है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगला सवाल, है श्रेष्ठ स्कीम पर। श्रेष्ठ स्कीम, जो स्कीम श्रेष्ठ है वो किसने इनॉग्रेट या फिर स्टार्ट की थी? इन चारों में से सवाल ये है, लॉन्च की थी। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठ फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज? इन चारों में से किसने
ये वाली स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है। पहले तो समझ लीजिए, श्रेष्ठ जो स्कीम है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, सामाजिक न्यायालय अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आएगी ये स्कीम, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इन चारों में से कौन रिलेटेड है इस मिनिस्ट्री के, समझाता हूं। वीरेंद्र कुमार साहब हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस के मंत्री हैं ये। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑप्शन में ये है तो यही होंगे आंसर। दूसरे भी देख लेते हैं, पीयूष गोयल साहब अभी प्रेजेंटली इंडिया में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। विजय गोयल साहब फॉर्मर स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर थे मतलब विजय गोयल साहब। पीपी चौधरी साहब पहले मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बनाई गई थी उनके। तो इनमें से वीरेंद्र कुमार साहब जो मिनिस्टर हैं अभी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन के, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। तो मंत्रियों के नाम भी याद रखिएगा इनके। जो एक पहले तो ये है करंट का सवाल, करंट तो हमेशा देखते रहना है, रोज देखना है कौन सा करंट आ रहा है, इतना एफर्ट तो मारना होगा। अगर हम अब बात कर लेते हैं इस स्कीम की, श्रेष्ठ स्कीम के अंदर कहा गया है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हाई क्वालिटी एजुकेशन किन को एजुकेशन दिया जाएगा? शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, एससी स्टूडेंट्स को। और इसके अंदर फैसिलिटी ये होगी कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपका रहने का खर्चा भी फ्री होगा, क्योंकि जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स, प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर भी ये स्कीम लागू होगी। जहाँ पर रहने की सुविधा हो, बोर्डिंग की सुविधा हो, वहाँ पे ये स्कीम लागू होगी एससी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी 8th में है या 10th में है। उनको नेशनल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ नेट्स का एग्जाम देना होगा 9th और 11th के क्लास के लिए, और वो एससी स्टूडेंट्स होने चाहिए। वो जो नेट्स का एग्जाम पास करेंगे 8th में पास करके 9th में जाएंगे और 10th में पास करके 11th में जाएंगे, उनको ये स्कीम दी जाएगी और उनका रहने का खर्चा फ्री होगा, उनकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक उनकी फ़ीस माफ़ रहने वाली है। आप 9th में चले गए तो 12th क्लास तक आपको कोई फीस नहीं देनी है, रहने का भी खर्चा आपका फ्री होगा। तो ये स्कीम श्रेष्ठ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की थी, उसके मंत्री है वीरेंद्र कुमार। अगला सवाल है डांस पर, फोक डांस पर। वैसे तो फोक डांस बहुत सारे हैं देश में, हर स्टेट के अलग अलग हैं और हर स्टेट के भी बहुत सारे हैं, तो हर स्टेट के याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो करंट में जो भी फोक डांस हैं उनको याद रखिए, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके फोक डांस जरूर याद रखिए, क्योंकि सवाल भी नॉर्थ ईस्ट से है। नॉर्थ ईस्ट प्रेफरेंस है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रेफरेंस में रहता है। पूछा है कि कौन सा डांस फॉर्म अरुणाचल प्रदेश से है, कौन सा डांस फॉर्म इन चारों में से अरुणाचल प्रदेश से है। एक एक करके देखते हैं। पनवरिया, यह है बिहार का फोक डांस, पनवरिया। दमान है हिमाचल प्रदेश का। अब याद रखिए, दमान एक फोक डांस है और दमाल एक और फोक डांस है। यहाँ पे N है, यहाँ पे L है। यह है हिमाचल प्रदेश का और यह है
हरियाणा का फोक डांस। तो कंफ्यूज नहीं होना है दमान और दमाल के अंदर। अगला क्या है, बुइया। बुइया है अरुणाचल प्रदेश का, और गरबा है सबको ही पता होगा गुजरात का। तो ये फोक डांसेस है, सभी को ये चीज़ तो एटलीस्ट याद रखनी होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, करंट में कोई फोक डांस आएगा उनको याद रखिए। नॉर्थ ईस्ट का तो याद ही रखिए, जैसे बुइया के अलावा वाचो भी एक फोक डांस है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब चीज़ें फोक डांस नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी हो वो हमेशा याद रखना, करंट में भी आए तो भी याद रखना। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। देश में या दुनिया जहान में कोई भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो तो उसको जरूर याद रखें। करंट में कोई भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है, टेनिस से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, कुछ भी हो उनको जरूर याद रखें। और इंडिया से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब याद रखें। कितना मेडल्स इंडिया को मिले हैं, गोल्ड कितने मिले हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कौन किस किस को मिले हैं, किस में मिले हैं, ये सब याद रखें। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स से सवाल है कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ कराए गए थे, इन चारों में से गोल्ड कोस्ट में कराए गए थे। गोल्ड कोस्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रोविंस के अंदर है गोल्ड कोस्ट। 2018 में यहाँ कराए गए थे। एडिनबर्ग देख लेते हैं, एडिनबर्ग है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में यहाँ पे कराए गए थे 1986 के अंदर। विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस, जहां पर 2026 में करवाए जाएंगे। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की, और यहां पर कॉमनवेल्थ किए गए थे 1998 में, 1998 में। तो ये थे सवाल जो ये ऑप्शन से रिलेटेड जो थे। लेकिन अभी ये देख रहे थे 2018 तो गया, 2022 में कहाँ हो गए। 2022 में हुए थे कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में, बर्मिंघम इंग्लैंड में कराए गए थे 2022 के कॉमनवेल्थ। 2026 के कहाँ होंगे, विक्टोरिया, 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2026 में। इंडिया में कब हुए थे कॉमनवेल्थ, लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट हुए थे 2010 में दिल्ली के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे दिल्ली में। अगर कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री देखें थोड़ा कि कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या, तो कॉमनवेल्थ गेम्स को स्टार्ट किया था 1930 में, पहली बार 1930 में स्टार्ट किया था। और ये हर 4 साल में कराए, जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही हर 4 साल में कराए जाते हैं। 1942 और 46 को छोड़ के, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम को छोड़ के हर 4 साल में ये कराए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसका जो मोटिव था इनको गेम्स को लाने का, वो था कि जितने भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कंट्रीज या फिर कॉलोनीज हैं उनको एकजुट करना है। गेम्स से रिलेटेड, गेम्स को लेकर, उन खेलों को मिलाकर सभी देशों को या जितने भी कॉलोनीज थी उन सबको एकजुट करना है। लेकिन पहले तो होता था कि जो किसी टाइम पर अगर ब्रिटेन की कोई कॉलोनी हो वही कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई देश इसका पार्ट बनना चाहे तो वो बन सकता है, कॉलोनी होना जरूरी नहीं है। जैसे रवांडा इसका पार्ट है लेकिन कभी कॉलोनी नहीं रहा। टोगो, मोजाम्बिक, गैबोन, ये कंट्रीज कभी भी ब्रिटेन का पार्ट नहीं थी, ब्रिटेन की कॉलोनी का पार्ट नहीं थी। लेकिन ये ओलंपिक गेम, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट जरूर है, कॉमनवेल्थ में पार्ट जरूर लेती हैं ये कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ लाए तो ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए थे, लेकिन अब हर कंट्री, कोई भी कंट्री इसका पार्ट बन सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मनुस्क्रिप्ट किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, किस लैंग्वेज से आया है मनुस्क्रिप्ट वर्ड। जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है मनुस्क्रिप्ट्स के लिए। तो मनुस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है,
लैटिन, जिसका मतलब है मनुस्क्रिप्टस। मनुस्क्रिप्टस से बना है मनुस्क्रिप्ट, इसका मतलब है हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन है ये सब। पहले कभी टाइपराइटर तो होते नहीं थे, तो जो बुक्स थी वो सब हाथ से लिखी जाती थी। तो जितने भी हाथ से लिखी हुई किताबें, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब मनुस्क्रिप्ट्स कही जाती हैं। अगर आज के रेफरेंस में बात करें तो जो टाइप नहीं की गई हैं, हाथ से लिखी गई हैं उनको, और जो टाइप की गई हैं लेकिन पब्लिश नहीं की गई हैं, जो किताबें, डॉक्यूमेंट्स कहीं पर पब्लिश नहीं हैं, उनको भी हम मनुस्क्रिप्ट्स कहेंगे। और ये आया है लैटिन वर्ड से। इस कंफ्यूज नहीं होना है मनुस्क्रिप्ट्स और मनुस्मृति में। मनुस्मृति में, मनुस्क्रिप्ट्स और मनुस्मृति में। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र है। मानव धर्म शास्त्र ये लिखा गया था 100 BC के आसपास, और लिखा था जो पहला हिंदू कोड गिवर था, लॉ गिवर था, फर्स्ट हिंदू लॉ गिवर था, लॉ गिवर मनु। इन्होंने, मनु ने, मनुस्मृति, मानव धर्मशास्त्र मतलब इंसान का क्या धर्म होना चाहिए। इसके अंदर सोशल कंडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, सोशल एरियाज के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, कैसा कंडक्ट होना चाहिए सभी का। इसी के अंदर वर्णास के बारे में भी लिखा हुआ है कि 4 वर्णास होंगे, अपने अपने हिसाब से 4 वर्णास होंगे, क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से 4 वर्णास बनाए जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, ये 4 वर्णास बनाए जाएंगे। आया था कब? 100 BC के आसपास। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मनुस्क्रिप्ट्स अलग है, मनुस्मृति अलग है, कोड गिवर है मनु। इसके बारे में हिंदू, उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या लॉ फॉलो करना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल है पॉलिटी से रिलेटेड। पूछा है कि 2022 में अप्रोप्रिएशन बिल कब पास किया गया था लोकसभा से, किस डेट को पास किया गया था। थोड़ा हार्ड सवाल है, अगर आपको इसके बारे में हल्की सी भी जानकारी होगी तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, किससे रिलेटेड है, ये समझना जरूरी है। डेट तो दूर की बात है। अप्रोप्रिएशन बिल रिलेटेड है बजट से। 2022 का सवाल था तो इसलिए 2022 पूछा है। अगर 2023 में पेपर, अगर 2023 में पूछा जाएगा तो 2023 के बारे में पूछेंगे। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो है बजट से रिलेटेड। बजट में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आता है बजट प्रेजेंटेशन। बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा के अंदर बजट को प्रस्तुत करता है। उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा बजट पर। जनरल डिस्कशन, बात की जाएगी बजट में क्या आएगा, कैसा है, कैसा बजट ला रहे हो आप लोग, क्या क्या स्कीम है, क्या क्या टैक्स प्रोविजंस हैं, इस पर जनरल डिस्कशन किया जाएगा। जनरल डिस्कशन के बाद ये जाएगा स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी कौन करेगा? डिपार्टमेंट कमिटीज, डिपार्टमेंटल कमिटीज करेंगी। स्क्रूटनी मतलब 24 जो स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो ये देखेंगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, कौन सी स्कीम आ रही है, किसके लिए, रोड बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है, क्या बनाना है, उन सब के लिए कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट को चाहिए, यहाँ पे देखा जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद वोट दिया जाएगा कि भाई जो पैसा जिस जिसने मांगा है जिस डिपार्टमेंट में उसको मिलना चाहिए कि नहीं।
वोटिंग की जाएगी और वोट सिर्फ लोकसभा में ही किया जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग नहीं की जाती है बजट को लेकर, लोकसभा में ही किया जाएगा। वोटिंग की जाएगी, वोटिंग के बाद सब चीज होने के बाद वोटिंग के अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। अब अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? जब तक पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं कर देती तब तक सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 266 के अंदर। भारत सरकार का जितना पैसा आता है या जाता है, भारत सरकार जितनी सैलरीज दे रही है, पेंशन दे रही है, लोन दे रही है, लोन उठा रही है, जितना भी आता जाता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता जाता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास ना हो तब तक भारत सरकार ऑथराइज नहीं है सीएफआई से पैसा निकालने को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने को तब तक ऑथराइज नहीं है। इसके बाद आता है फाइनेंस बिल, लास्ट है, फाइनेंस बिल है लास्ट। और फाइनेंस बिल जब पास होगा तो ऑथराइज किया जाता है कि जितने भी टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस हैं कि टैक्स किसको लगाने, कितने लगाने हैं, ये पास होने के बाद वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये लास्ट था फाइनेंस बिल। और ये पास किया जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है मार्च में। इस साल पास किया है 21 मार्च को, 2023 में 21 मार्च को पास किया गया था, पास किया गया है। और पिछले साल 2022 में इसको पास किया गया था 24 मार्च को। तो मार्च के आसपास इसको पास किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रेडिसेसर, कौन सा पिछला राजा गलत है। मतलब एक तो है सक्सेसर राजा और एक है प्रेडिसेसर राजा। सक्सेसर आने वाला राजा कौन है, प्रेडिसेसर पीछे वाला राजा कौन है। तो इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा है। और ये चारों के चारों जो लिखे हुए हैं ये है दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत के राजा हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई थी 1206 से खत्म हुई 1526 में जाके, जिसके अंदर पहले थी, सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी, स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी। स्लेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी वो गुलाम थे, स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। इसलिए तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जिसके बड़े राजा रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन, ऐसे राजा रहे स्लेव के अंदर। दूसरी डायनेस्टी आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट की थी जलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन ने स्टार्ट की थी, उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी डायनेस्टी कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी। तीसरी डायनेस्टी जो आई थी उसके अंदर वो थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की थी जियासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक MBT। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक FST। तो ये मेन थे तुगलक्स के। तुगलक के बाद जो डायनेस्टी आई वो आई सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की थी खिज़िर खान। उसके बाद आए मुबारक शाह, उसके बाद आए मोहम्मद शाह, उसके बाद आए आलम शाह। और सैयद डायनेस्टी के बाद जो आखिरी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी स्टार्ट की थी बहलूल लोधी। उसके बाद आए सिकंदर लोधी और उसके बाद आए इब्राहिम लोधी आखिरी राजा थे
दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद 1526 में हुआ था फर्स्ट पानीपत वॉर, बैटल या फिर बैटल। पानीपत का पहला युद्ध या बैटल हुआ था 1526 में, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और उसके बाद चालू हो गई थी मुगल डायनेस्टी, मुगल्स आ गए थे दिल्ली पर। तो जितना अब तक पढ़ा है उससे ये सब क्लियर हो गया होगा। क्या जलाउद्दीन से पहले थे अलाउद्दीन? नहीं, तो ये हो गया गलत। इनकरेक्ट कौन सा है? यही है इनकरेक्ट, मतलब आंसर यही है। अलाउद्दीन से पहले थे जलाउद्दीन? हाँ थे। फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले गियासुद्दीन तुगलक थे। तो इसका आंसर था फर्स्ट। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है करंट से रिलेटेड। मान लीजिए करंट में ये चीज आती रहती है। फॉर हाउ मेनी डेज हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड या सेलिब्रेटेड? कितने दिनों तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? पहले तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्या और कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये है हॉर्नबिल बर्ड, ठीक है, हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पर? हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है नागालैंड में। जो नागा ट्राइब है वो मनाती है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हर साल। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हर साल मनाए जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। मतलब कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो आंसर है 10 दिनों के लिए मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल को सैक्रेड बर्ड माना जाता है, एक पूज्य बर्ड माना जाता है, जो माना जाता है कि फसलों के लिए अच्छा है। नागालैंड में फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अच्छा माना जाता है हॉर्नबिल को। अगर हॉर्नबिल की बात करें तो इंडिया में हॉर्नबिल के 9 स्पीशीज हैं। हॉर्नबिल बर्ड के 9 स्पीशीज हैं, 9 स्पीशीज हैं, जिसके अंदर 4 तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट है, उसके अंदर मिलते हैं। जैसे इंडिया ग्रे, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, नारकोंदाम हॉर्नबिल। नारकोंदाम हॉर्नबिल नारकोंदाम आइलैंड पे मिलते हैं। अंडमान निकोबार का जो नारकोंदाम आइलैंड है वहीं पर मिलता है नारकोंदाम हॉर्नबिल। तो ऐसे जो करंट आए उनको जरूर याद रखिए, करंट से रिलेटेड था ये। करंट में हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल आता है, तो इसको जरूर याद रखते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल वही डांस से रिलेटेड है। डांस से रिलेटेड है तो फेमस पर्सनैलिटी हमेशा याद रखें कि कौन सा डांस कौन कर रही है, कौन कर रहा है, कौन इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजा रहा है, कौन सा डांस फॉर्म कौन सा फॉर्म में है, कौन सा घराना है, ऐसी चीज़ याद जरूर रखें। ये सवाल है बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ इंडियन डांस फॉर्म? बिंबावती देवी कौन से डांस फॉर्म करती हैं इन चारों में से? तो यह था करंट का सवाल। या फिर पर्सनैलिटी आपको पढ़नी है तो पूरी पर्सनैलिटी पढ़िए, करंट में ऐसी चीज़ आती रहती है। तो ये है मणिपुरी डांस से रिलेटेड। मणिपुरी डांस जो मणिपुर में की जाती है, मणिपुर में की जाती है मणिपुरी डांस, मणिपुर। चाऊ डांस की जाती है 3 जगहों पर, ओडिशा में भी की जाती है, वेस्ट बंगाल में भी की जाती है और झारखंड में भी ये डांस फॉर्म किया जाता है, चाऊ डांस। कथकली की जाती है केरला में, केरला का डांस फॉर्म है मेनली, और ओडिसी ओडिशा में। तो ये डांस फॉर्म जरूर याद रखिए, और कहाँ पे किए जा रहे हैं, कौन फेमस पर्सनैलिटी है उस डांस फॉर्म से रिलेटेड, वो जरूर याद रखिए।